चलो प्रोनाउन के चैप्टर में कुछ नई चीज़ें ऐड करते हैं, लेकिन उसके पहले ये होना ज़रूरी है। बार बार फोर्स कर रहा हूँ, ये होना ज़रूरी है, मतलब ये होना ज़रूरी है। तो चलो प्रोनाउन का चैप्टर जो है और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा के हम प्रोनाउन की कुछ नई नई बातें, नई नई चीज़ें जो है सीरीज़ में हम ऐड करते हैं। और मेरी अगर ये वीडियो लेक्चर आप देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सीरीज़ में देखो, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से स्टार्ट करके पूरा सीरीज इस किताब के साथ देखो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप समझते हो। तो चलो प्रोनाउन कंटिन्यू करते हैं आज के दिन। अब हम थोड़ा सा ना पर्सनल प्रोनाउन की गहराई में चलते हैं। हम अंडरस्टैंड करते हैं इसको रूल वाइज। हम छोटे छोटे टुकड़ों में इसके सारे के सारे यूज केसेस अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो अभी हमने पढ़ा है, अगर मैं उसकी समरी देना चाहूँ तो मैंने इसको रूल नंबर 1 में डिज़ाइन किया है। तो रूल नंबर 1 की बात करूँ तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखनी है। एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के चैप्टर में आपने एक चीज़ पढ़ लिया था, वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट और उसके पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। ये चीज़ हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में ही पढ़ लिया था कि कुछ जो हमारा जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो मान लो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, राम किल्ड के बजाय राम कॉल्ड सीता। या फिर मैं एक वो वाला भी एग्जांपल ले लेता हूँ, राम किल्ड रावणा। अब आपको अंडरस्टैंड करना है, मान लो कि आपको अगर राम को रिप्लेस करके इसका प्रोनाउन डालना है, सीता को रिप्लेस करके प्रोनाउन डालना है, यहाँ पे राम को रिप्लेस करके प्रोनाउन डालना है और यहाँ पे रावणा को रिप्लेस करके प्रोनाउन डालना है, तो हम कैसे डालते हैं? जो हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे कि सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, इसका मतलब ये होता है कि जो नाउन होता है, नाउन तो सेम रहता है, राम का नाम तो सेम ही रहता है, तो चाहे सब्जेक्ट की जगह पे रखो चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पे रखो, उनका स्ट्रक्चर सेम रहता है। पर प्रोनाउन को जो है अगर हम रिप्लेस करते राम को, तो हम कभी ये नहीं बता सकते थे कि भाई हमने सब्जेक्ट की जगह राम को रिप्लेस किया है या ऑब्जेक्ट की जगह राम को रिप्लेस किया है। तो इस वजह से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों बने हुए हैं। तो जब भी हमको सब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है तो जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, और ऑब्जेक्ट को अगर रिप्लेस करना होता है तो हमें ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है। तो अगर मैं मान लो इसी सेंटेंस को अगर लिखना चाहूँ प्रोनाउन के टर्म में, तो हम राम को रिप्लेस करेंगे, राम जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह है। किस तरीके से है? राम यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह है, तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो मैं कौन सा प्रोनाउन डालूंगा? मैं यहाँ पे डालूंगा ही। मैंने वर्ब को ऐसे रहने दिया, ही कॉल्ड, और सीता की जगह क्या लिखूंगा मैं? इसका ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे है और राम जो है वो सब्जेक्ट। सीता ऑब्जेक्ट की जगह, राम जो है सब्जेक्ट की जगह है। तो सब्जेक्ट को रिप्लेस करोगे प्रोनाउन से, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाओगे, और अगर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करोगे तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाओगे। यहां पे अगर मैं बोलूं तो ही किल्ड अगर मैं रिप्लेस करूं, अब रावणा की जगह हमें कुछ लिखना हो अगर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हिम। समझ में आई बात? तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करना है कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा और उसके पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। तो एक छोटा सा पॉइंटर है जो आपको याद रखना है, इसे पॉइंट नंबर 1 आप समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट की जगह पे अगर आप प्रोनाउन को रखोगे तो सब्जेक्टिव केस का रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे रखोगे तो ऑब्जेक्टिव केस का रखना पड़ेगा। तो आइडली सेंटेंस के अंदर आप ये तो पहचान जाते हो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, लेकिन एक और चीज आपको पढ़ाई गई है कि प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी आपका कोई प्रोनाउन दिखाई दे तो आपको प्रोनाउन कैसा लेना होता है? प्रोनाउन आपको ऑब्जेक्टिव केस का लेना होता है। अब इसके बाद दूसरी जो बात है जो हम लोगों ने चार्ट में अंडरस्टैंड किया है, वो यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है। चार्ट में एक बात हमने अंडरस्टैंड किया है कि एक होता है पॉजेसिव एग्जेक्टिव। आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा अपने नाउन के साथ आता है, बगैर नाउन के ये आता ही नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं आपको, दिस इज माई हाउस। तो यहां पे आप एक बात देखेंगे, ये जो माई है ये आपका क्या है? पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये मेरा घर है, तो घर पे मेरा अधिकार है, मैंने अपने लिए माई का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर बात करें कि हम एक टर्म और पढ़ते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, कंफ्यूजन यहीं पे होता है पॉजेसिव एग्जेक्टिव के और पॉजेसिव प्रोनाउन के बीच में।
तो अगर मैं बात करूं पॉजेसिव प्रोनाउन की, तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि अगर मैंने लिखा दिस इज माई हाउस और इसी के आगे मैं लिख दूं, एक सेंटेंस को और बढ़ा दूं, दैट इज योर हाउस, दैट इज योर हाउस। मैंने एक सेंटेंस लिखा दिस इज माई हाउस दैट इज योर हाउस, तो जो योर है यहाँ पे, ये योर है क्या, ये योर आपका यहाँ पे पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव है जो अपने नाउन के साथ आता है। ये हमेशा अपने नाउन के साथ आता है और ये जो इसका नाउन है, ये हाउस इसका नाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन का रोल पता कैसे आता है? पॉजेसिव प्रोनाउन जब लगाया जाता है ना, तो नाउन और उसका पॉजेसिव एग्जेक्टिव दोनों को रिप्लेस करके लगाया जाता है। अगर मैं बोलूं कि अगर इस पूरे को रिप्लेस करना हो, अगर हमको इस पूरे को रिप्लेस करना हो एक साथ, तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे? हम फिर इसको पॉजेसिव प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं। तो हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं? हम इस पूरे की जगह सिर्फ ये लिख सकते हैं योर्स। क्या लिख सकते हैं? योर्स। इस सेंटेंस को अगर मैं कंप्लीट करूं तो कुछ हम इस तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं, दिस इज माई हाउस दैट इज योर्स, दिस इज माई हाउस दैट इज योर्स। तो आपको एक चीज हमेशा अंडरस्टैंड करनी है कि पॉजेसिव प्रोनाउन के अंदर पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। ये आपको ध्यान रखने की है। इस पे अभी क्रिटिकल जो बातें हैं वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इतना भी क्रिटिकल नहीं है, बस थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव जानबूझ के जो है इसी चैप्टर में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनका जो लुक एंड फील है ना, वो प्रोनाउन की तरह होता है, इसी वजह से वो यहाँ पे रख के आपको पढ़ाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, अभी जब एडजेक्टिव के चैप्टर में पहुंचोगे तो पता चलेगा आपको कि हम सेम जो है शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोनाउन सेम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जेक्टिव। तो उस वक्त आपको डिफरेंस समझना होता है कि कब वो एग्जेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, कब वो आपका प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है। एक गोल्डन रूल ये है कि एग्जेक्टिव हमेशा नाउन के साथ आता है और प्रोनाउन कभी नाउन के साथ नहीं आता है, नाउन का अल्टरनेटिव होता है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस के अंदर पहचानना होता है अगर सेम शब्द एग्जेक्टिव या फिर प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हो तो। इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम चर्चा करें तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज केस को लेके आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बनता है और अक्सर करके ये क्वेश्चन बनता है जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो तो उसमें बनता है, या फिर जब आप अपना बोर्ड पढ़ रहे होते हो तो उसमें भी ये सावधानी आपको बरतनी होती है। और ये ग्रामर का जो रूल होता है ना, ये बहुत कारगर होता है क्योंकि इसमें गलतियाँ बहुत होती है। जैसे मैं इस रूल को डिस्कस करूँगा रूल नंबर 2 लिख के, और साथ में यहाँ पे मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मान लो एक काउंटर है, यहाँ पे टिकट मिलता है। मान लो एक बंदा यहाँ पे आया, एक बंदा यहाँ पे आया और इसको टिकट लेना है, तो आएगा टिकट लेकर चला जाएगा। लेकिन सपोज करो कि अगर एक के अलावा दूसरा बंदा भी आ गया इस टिकट लेने को लेके, तो ये जो खिड़की वाला बंदा होगा ना, ये बोलेगा भैया लाइन लगाओ। एक था तो लाइन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब 2 हो गए तो लाइन लगाओ। मान लो अगर इसी में भीड़ और बड़ी हो गई, मान लो अगर भीड़ इसी में और बड़ी हो गई तो अब तो और लाइन लगाने की जरूरत पड़ी। तो इसी तरीके से ये रूल है, जैसे आपने पढ़ा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है सिंगुलर और प्लूरल, और सेकंड पर्सन जो होता है वो हमेशा यू होता है, चाहे सिंगुलर में बात करो चाहे प्लूरल में। और अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो ही सी इट एंड दे होता है। तो ऐसे केस में एक बात आपको अंडरस्टैंड करनी कि अगर तीनों को, मान लो तीनों पर्सन एक साथ आ गए किसी सेंटेंस के अंदर, तो उनका सही सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो इस सीक्वेंस को समझने के लिए आपको एक बात याद रखनी है, एक आपको सेंटेंस का टोन समझना है। क्या समझना है? सेंटेंस का टोन। सेंटेंस का टोन समझना बहुत जरूरी है। सेंटेंस की अगर टोन की बात करें तो सेंटेंस का जो टोन होता है इसको हम इस तरीके से कहते हैं गुड सेंस, गुड सेंस कहते हैं। और कुछ टीचर इसको पॉजिटिव सेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव सेंस बोलते हैं। तो गुड सेंस बोल सकते हो या फिर पॉजिटिव सेंस बोल सकते हो। तो गुड सेंस का सेंटेंस है, या फिर अगला जो इसके अपोजिट अगर हम बात करें, 2 ही वैरायटी हो सकती है, बैड सेंस या फिर निगेटिव सेंस। निगेटिव सेंस कन्वे करे या बैड सेंस कन्वे करे, गुड सेंस कन्वे कर रहा है या फिर पॉजिटिव सेंस कन्वे कर रहा है। कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस का आपको टोन अंडरस्टैंड करना है। तो टोन अंडरस्टैंड करने के बाद आप डिसाइड करोगे कि इनकी सीक्वेंसिंग कैसे रखोगे। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुड सेंस की, फिर हम बात करेंगे बैड सेंस की। जब गुड सेंस हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला है 2-3-1। 2-3-1। अगर तीनों को एक साथ इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले 2 इस्तेमाल करोगे, फिर 3, फिर 1।
टू का मतलब सेकंड पर्सन पहले इस्तेमाल करोगे, फिर थर्ड पर्सन इस्तेमाल करोगे, फिर फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल करोगे। मान लो ऐसा केस आ जाए कि इसमें से कोई दो ही लेना हो, दो ही आए तो सीक्वेंस इस तरीके से लेना है आपको। सीक्वेंस समझ में आई? 2 3 या फिर 3 1 या फिर 2 1। इसमें जो गलती होता है वो गलती ये होता है कि जो बीटेक वाले बच्चे हैं या फिर बीएससी वाले बच्चे हैं, जो मैथ्स जिनकी अच्छी होती है, तो वो हर चीज़ सीक्वेंस में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। 2 3 3 1 और 1 2 कर देंगे। ऐसा नहीं होता, 2 1 होता है। हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना है आपको। कैसे चलना? लेफ्ट टू राइट चलना है। अब अच्छा, ये रूल बनाया क्यों गया? ये बनाया एक इस तरीके से गया है कि जब भी कोई अच्छा काम होता है, जब भी कोई अच्छा काम होता है, तो जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला, मैं मान लो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, काम हुआ, काम हमारी टीम ने काम किया, तो हम हमेशा एक बात ये बोलते हैं सामने वाले से, जिसे कह रहे होते हैं भैया इस बंदे ने काम यार मस्त काम किया है। पहले हम क्रेडिट सामने वाले को देते हैं। अगर अच्छे सेंस की बात करें, अच्छे सेंस में हमेशा क्रेडिट हम सामने वाले को देते हैं। उसके बाद हम जो बाजू वाला बंदा होता है उसको बोलते हैं कि भैया इन्होंने बड़ी मेहनत की, फिर इन्होंने मेहनत की, और आखिरी में क्रेडिट अपने आप को लेते हैं। तो जब गुड सेंस होता है, तो सही मानवता की बात किया जाए, तो सामने वाले को सबसे पहले क्रेडिट दिया जाता है। तो उसी हिसाब से ये रूल बनाया गया कि अगर हमें तीनों पर्सन का एक साथ इस्तेमाल करना हो तो हम सबसे पहले सेकंड पर्सन, हम यू को बोलेंगे, भैया गुड सेंस की बात है तो यू पहले आओगे, फिर हम थर्ड पर्सन को बात करेंगे, उसके बाद आप आओगे, और हम सबसे पीछे रहेंगे। तो गुड सेंस में हमेशा ये सीक्वेंस रखा जाता है, 2 3 1 2 3 3 1 और 2 1। अब यहां पे एक चीज आपको समझना है। एग्जाम्पल में जैसे सी यू एंड आई आर गोइंग टू द प्ले क्रिकेट। अब इसमें आपको अंडरस्टैंड करना है टोन कैसा है। मान लो अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तीनों एक साथ गेम खेलने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं सी यू एंड आई इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अब चर्चा तो यार कोर उस पर हो रही ना, सेकंड थर्ड और फर्स्ट पर्सन, कि सेकंड थर्ड और फर्स्ट पर्सन एक साथ क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। तो क्रिकेट खेलने में कोई निगेटिव बात नहीं है, कोई निगेटिव बात नहीं है। इसका ये मतलब है पॉजिटिव। निगेटिव बात देखो, आपको सेंटेंस के टोन पढ़ के ही कोई निगेटिव वर्ड देख के ही पता चल जाएगा। अगर निगेटिव कोई वर्ड नहीं है तो ऐसे समझ जाइएगा कि भैया पॉजिटिव टोन है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सी की, यू की और आई की, तो हम यू कह रहे हैं कि हम 3 पर्सन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 3 पर्सन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों एक सेंटेंस के अंदर आया है। अब हमको ये देखना है कि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या सीक्वेंस रहना चाहिए। पॉजिटिव में जो सीक्वेंस रहना चाहिए वो 2 3 1 का रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखो है क्या, सी क्या आता है आपका, थर्ड पर्सन आता है, यू क्या है, दूसरा है, और ये आपका फर्स्ट पर्सन है। क्या सीक्वेंस सही है? 3 2 1 का सीक्वेंस है? ऐसा कोई सीक्वेंस है? नहीं। तो सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो सही करना पड़ेगा, मतलब 2 पहले लाना पड़ेगा, 3 बाद में लाना पड़ेगा। तो आप इसको यूं लिख सकते हो, यू सी एंड आई आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। जरा दूसरा एग्जाम्पल देखो, यू एंड आई आर गोइंग टू वॉच मूवी। सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जो है मूवी देखने जा रहे हैं। तो मूवी देखने जाने में कोई निगेटिव बात तो है नहीं, निगेटिव बात नहीं है। तो जैसे इसका बात है कि अगर निगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा तो निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव बात हो रही है, तो पॉजिटिव बात में आप यू और आई का क्या सीक्वेंस सही है? 2 1 का सीक्वेंस होना चाहिए, है 2 1 का सीक्वेंस सही है, मतलब सेंटेंस करेक्ट लिखा गया है। इसके बाद एक चीज और अंडरस्टैंड करनी होती है। मान लो अगर कोई नाउन आ गया, नाम दे दिया गया, राम, श्याम, मोहन, सोहन, तो ये कौन सा पर्सन होता है? ये सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। आपको याद रखना होगा कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, उसके अलावा ही, सी, इट, दे या कोई नाम भी आ जाए तो सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल सी, शिवम, आई एंड अवगत हैव फिनिश्ड आवर, माई, योर, हिज, हर, देयर वर्क। तो सबसे पहले तो आपको यह अंडरस्टैंड करना है कि ये जो सीक्वेंस लिखा है ये क्या सही लिखा है। इस सीक्वेंस में अगर मैं चर्चा करूं आपके बीच में तो ये देखना साफ साफ, शिवम आपका 3 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। तो जो सीक्वेंस लिखा गया 3 1 3, तो 3 1 का सीक्वेंस तो सही होगा, लेकिन 3 1 3 लिखा गया है। तो अगर एक से ज्यादा भी नाम आ गया ना तो 3 3 1 लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 3 1 लिखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि 3 1 लिखा है फिर से 3 लिख दें। तो जो सही होगा वो होगा शिवम, अवगत एंड आई। ये सही सीक्वेंस होगा अगर मैं बात करूं यहां पे। अब इसके बाद ये होता है कि कई बार आप देखोगे तो बात आती है आपको पोजेसिव एग्जेक्टिव जो इस्तेमाल करना होता है। पोजेसिव एग्जेक्टिव किसके हिसाब से इस्तेमाल करें? तो पोजेसिव एग्जेक्टिव इस्तेमाल करने का एक मैं गोल्डन रूल बता देता हूं, वरना बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर आपका जो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट के अंदर अगर आई या वी है तो पोजेसिव एग्जेक्टिव आप इसके हिसाब से इस्तेमाल करोगे। आई वी अगर नहीं है तो पॉजिटिव एग्जेक्टिव आप यू के हिसाब से इस्तेमाल करोगे।
अगर आई वी की बात करें तो आई वी के हिसाब से जो इस्तेमाल करते हैं वो आवर इस्तेमाल करते हैं, और यू के हिसाब से जो इस्तेमाल करते हैं वो योर इस्तेमाल करते हैं। समझ में आई बात? अब इस बात को समझो कि इस सेंटेंस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे। पहले तो यार ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो माई इस्तेमाल होने का कोई मतलब नहीं बनता है, हिज इस्तेमाल होने का कोई मतलब नहीं बनता, हर इस्तेमाल होने का कोई मतलब नहीं बनता। जो कन्फ्यूजन होगा वो होगा आवर में, योर में और देयर में। तो आई अगर इस्तेमाल है तो सब आप काट दोगे, कुछ नहीं लगेगा पजेसिव एग्जेक्टिव में, जो लगेगा वो लगेगा आवर। रीजन आप समझिए कि आपको प्रायोरिटी कैसे देनी है। प्रायोरिटी में ऐसे देखना है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर आई और वी मेंशन है, चाहे सिंगुलर मेंशन हो चाहे प्लूरल मेंशन हो, तो आप हमेशा पजेसिव एग्जेक्टिव आवर लोगे। और सिर्फ अगर आई दिया हो और दूसरे नहीं हो, बात ये हो रही है एक से ज्यादा हो, मतलब ये प्लूरल वर्जन हो और प्लूरल वर्जन में आई या वी अगर कोई दिया हो तो आप आवर का इस्तेमाल करोगे। अगर यू दिया हो, जैसे मैं यहां पे अगर ये आई की जगह हटा दूं और कुछ इस तरीके से लिख दूं मैं यू, क्योंकि जब आप यू इस्तेमाल करोगे तो आपको थर्ड पर्सन बाद में लेना पड़ेगा। यू शिवम एंड अवगत, यू शिवम एंड अवगत हैव फिनिश्ड, आगे पूरा पार्ट वही है। अगर मैं ये मेंशन कर दूं यू शिवम एंड अवगत, तो जो आप पजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करोगे इस केस में योर का इस्तेमाल करोगे। इस केस में क्या इस्तेमाल करोगे? इस केस में आप योर का इस्तेमाल करोगे। इस केस में आप देयर का भी इस्तेमाल नहीं करोगे। कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि इसके साथ आप देयर का इस्तेमाल कर लेते हो, आपको लगता है ये प्लूरल है और देयर प्लूरल सही है। नहीं, अगर यू आ गया है तो योर लिखते हो। आप क्या लिखते हो? यू अगर आ गया हो तो योर लिखते हो, और अगर फर्स्ट पर्सन आया है आई और वी तो हमेशा जो पजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल करते हो आवर का। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो यहाँ पे होती है, और देन उसके बाद की जो प्रायोरिटी होती है वो यू के हिसाब से प्रायोरिटी होती है। अगर ये दोनों मेंशन नहीं है तब फिर अगर प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है तो आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी सावधानी आपको खास करके बरतनी होती है। जैसे डी है ही, यू एंड आई हैव कंप्लीटेड योर, हिज, देयर, आवर प्रोजेक्ट। अब सबसे पहले ये देखना है कि क्या सीक्वेंस सही है। ही लिखा है, यू लिखा है एंड आई लिखा है। अब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो कोई निगेटिव बात है? कोई भी निगेटिव बात इसमें नहीं है। अगर कोई निगेटिव बात नहीं है तो ऐसे में ये पॉजिटिव सेंस है। तो जो सीक्वेंस जाना चाहिए यू पहले जाना चाहिए। यू, ही एंड आई 2 3 1 का सीक्वेंस जाना चाहिए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यू, ही एंड आई हैव कंप्लीटेड योर, हिज, देयर, आवर प्रोजेक्ट। तो एक तो सबसे पहली बात यह है कि आई अगर आ गया है तो आप हमेशा यहाँ पे इस्तेमाल करोगे आवर। क्या इस्तेमाल करोगे? आवर। ना देयर इस्तेमाल होगा, ना हिज इस्तेमाल होगा, ना योर इस्तेमाल होगा। समझ में आई बात? तो आपको प्रायोरिटी समझनी है कि आप पजेसिव एग्जेक्टिव किस तरीके से इस्तेमाल करोगे और क्या सीक्वेंस इस्तेमाल करोगे। अब हम बात करेंगे दूसरे टोन की। अगर निगेटिव टोन है, इसके साथ एक चीज आपको और ऐड करना है। निगेटिव टोन में और अगर तीन के तीनों प्लूरल हो, मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन प्लूरल हो और थर्ड पर्सन भी प्लूरल प्रोनाउन अगर इस्तेमाल किया गया हो सेंटेंस के सब्जेक्ट के फॉर्म में या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो सीक्वेंस उसका जो रखना होता है वो रखना होता है इस केस में 1 2 3 का। किसका सीक्वेंस रखना होता है? 1 2 3 का। तो इस सीक्वेंस में जब हम बैड सेंस की बात करते हैं या फिर प्लूरल, अगर प्लूरल हो तीनों, तो हम जो सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 का। ये इस वजह से, जैसे हम कहते हैं ना, सबसे पहले हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि गलती भैया मेरी है, तो सबसे पहले निगेटिव बात हो गई तो हम सबसे पहले अपना मेंशन करेंगे, फिर तुमको मेंशन करेंगे, फिर बचे हुए लोगों को लास्ट में मेंशन करेंगे। यही होता है। तो इसी बिहाफ पे आप इसको याद रख सकते हो। तो बैड सेंस में जो सीक्वेंस होता है वो 1 2 3 का होता है, 1 2 का होता है, 2 3 का होता है और 1 3 का होता है। रूल यहाँ पे वही काम करेगा। अगर आई वी है तो पजेसिव जो एग्जेक्टिव है जो इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करोगे आप आवर का, और यू दिया हो और आई और वी ना हो तब जो आप इस्तेमाल करोगे वो योर का इस्तेमाल करोगे। जैसे अगर मैं बात करूं आई, यू एंड ही आर फाउंड गिल्टी। अब जैसे गिल्टी है, दोषी अगर है तो बट ऑब्वियस बात है, जैसे पनिश हो गया यहाँ पे, गिल्टी यहाँ पे हो गया, सब नेगेटिव वर्ड है। इसका ये मतलब बैड सेंस कन्वे कर रहा है। आई, यू एंड ही आर फाउंड गिल्टी। अब यहाँ पे आई मेंशन है, यू मेंशन और ही मेंशन है। ये है आपका 1, ये है आपका 2 और ये है 3, और गिल्टी की बात हो रही, मतलब सीक्वेंस सही है। आई, यू एंड सी आर एट फॉल्ट एंड विल बी पनिश्ड। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3, और बात हो रही नेगेटिव सेंस की। इसका मतलब है सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे कि सर एक ऐसा केस बता दो जिसमें हम प्लूरल भी समझ पाए। अगर मैं बोलूं वी, यू एंड दे, वी, यू एंड दे, इसका ये मतलब हो गया कि ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये प्लूरल है। यू
का सिंगुलर भी ये होता है, प्लूरल भी ये होता है, और दे प्लूरल है ऑलरेडी, तो 1 2 3। अब यहाँ पे लिख सकते हो आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ क्रिकेट प्ले करने में कोई निगेटिव बात तो है नहीं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपने लिया है, ये सब्जेक्ट तीन के तीनों क्या है, प्लूरल। अगर प्लूरल हैं तो ऐसे केस में आप क्या काम करते हो, तीन के तीनों जो प्रोनाउन होते हैं उनको आप इस सीक्वेंस में रखते हो, 1 2 3 के सीक्वेंस में। अगर इसमें से किसी को हटाना है तो इसी सीक्वेंस के हिसाब से आप 1 2 2 3 और 1 3 के हिसाब से रख सकते हो। मैंने मान लो कि अगर हटाना है, मैं सिर्फ ये बोल दूं यू एंड दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, या फिर अगर मुझे यू हटाना है तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ वी एंड दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। तो आप इसी सीक्वेंस को रख के आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एग्जाम में आपके इससे 1-2 क्वेश्चन बनता है, हर साल इससे 1-2 क्वेश्चन बनता है। अगर ये थोड़ी सी बात अगर आप समझ गए ना तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस ही नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है, सीक्वेंस गुड सेंस या फिर बैड सेंस या प्लूरल है, और पॉजेसिव जो एग्जेक्टिव इस्तेमाल करते हो आई बी के साथ हमेशा आवर, यू के साथ योर, और रेस्ट अगर बचा हुआ है कोई चीज़ है तो आप देयर या उसके हिसाब से आप प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होती है। इसके बाद एक जो बात अभी इसके पहले मैंने आपको समझाई थी रूल नंबर 1 के अंदर, उसका थोड़ा डिटेल चर्चा जो है मैं रूल नंबर 3 के अंदर करना चाहूँगा। रूल नंबर 3 के अंदर जो चर्चा है वो ये थोड़ी सी गहराई है। एक जो चीज़ हम लोग एक जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि वर्ब के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो अगर प्रोनाउन लगाएंगे तो वो भी हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लगाएंगे। साथ में हमने ये भी बात डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप प्रीपोजिशन ले रहे हो, प्रीपोजिशन के बाद जो चीज़ आती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और प्रोनाउन अगर डालेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन डालेंगे। अब देखो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, मान लो अगर कोई बच्चा ये बात समझ भी गया ना, तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनता है वो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको देख के ही पता नहीं चलेगा वो वर्ब है, सेंटेंस उसी से स्टार्ट ही हो जाएगा। जैसे लेट आपका एक ऐसा वर्ड है, ये आपका वर्ब है और सेंटेंस इसी से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं बोलूं लेट अस होगा या लेट वी होगा, लेट के साथ हम आई लगाएंगे या स्लैश मी लगाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि लेट अगर वर्ब है तो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है, ये लेना पड़ता है क्योंकि रूल ही वही है कि वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहे हो और प्रोनाउन लेके आ रहे हो तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ही आना चाहिए। ये छोटी सी बात है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में ही हमने आपको पढ़ा दी थी कि भैया वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, मतलब यार इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना, अगर बेसिक्स क्लियर है तो है, बस आपको यही तो याद रखना था कि लेट आपका वर्ब होता है। लेट अगर वर्ब होता है तो इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। तो अब से शायद आप याद रख लो कि जब भी लेट आएगा तो आपको हमेशा प्रोनाउन इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्टिव केस का। लेट के अलावा कई प्रीपोजिशन पहचानने में बड़े दिक्कत होते हैं। तो लेट, उसके बाद लाइक, लेट के बाद लाइक भी आपका वर्ब है, लाइक मतलब किसी को पसंद करना तो वर्ब है। इसके बाद बिटवीन और एंड एक पेयर होता है, बिटवीन, इसको मैं स्लैश में क्या करता हूँ इस तरीके से लिखता हूँ B/W, बिटवीन होता है, बिटवीन की स्पेलिंग ये होती है। ये एक पेयर होता है जो दो चीज़ों को जोड़ता है। तो जब ये जोड़ता है ना तो इनके बाद हमेशा क्या काम करते हैं, यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं और यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बात करें बट की और एक्सेप्ट की, ये दोनों प्रीपोजिशन की तरह काम करते हैं यार। अब देखो अगर मैं बट की बात करूं तो बट का यार रोल जो हम जानते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे वो बट ज़्यादातर हम देखेंगे एज ए कनेक्टर, कंजंक्शन की तरह देखते हैं। लेकिन बट की अगर मैं खास बात बोलूं तो बट का देखो यार एक अपना अलग रोल होता है। एक होता है कंजंक्शन का, और कंजंक्शन की तरह जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट शो करता है, कॉन्ट्रास्ट शो करता है ये। और ये ना इसका एक और रोल होता है सेंटेंस के अंदर, ये प्रीपोजिशन की तरह भी काम करता है। जब ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है तो इसकी जो मीनिंग होती है ना, मीनिंग होती है एक्सक्लूड करने के सेंस में। और ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का हिंदी मतलब होता है सिवाय, सिवाय, ओम नमः शिवाय वाला नहीं। इसको अंग्रेजी में अगर मैं इसका सिनोनिम बताऊं तो एक्सक्लूड करना हुआ, इसको क्या करना हुआ, एक्सक्लूड करना हुआ। तो बट और एक्सेप्ट इस्तेमाल होता है एक्सक्लूड करने के लिए। और बट के केस में एक चीज़ और देखनी होती है कि जो बट होता है ना, ये आपका
कंजंक्शन की तरह काम करता है। तो जो ज़्यादातर हम ग्रामर पढ़ते हैं उसमें बट का जो रोल देखते हैं वो हम कंजंक्शन की तरह ही रोल देखते हैं, इसका प्रीपोजिशन वाला रोल देख नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना है। अब चलो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं सारी बातों को क्लियर करता हूँ। तो जो कोर बात है वो कोर बात याद रखना है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेना होता है और प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्ट लेना होता है। तो प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होना चाहिए। जैसे लेट आई स्लैश मी डू दिस वर्क, लेट के बाद अगर मैं बोलूँ कि आई इस्तेमाल करेंगे, मी इस्तेमाल करेंगे, तो आई का इस्तेमाल करना गलत बात है, मी का इस्तेमाल करना सही होगा। जैसे मैं बोलूँ देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन सी स्लैश हर एंड आई स्लैश मी, तो बिटवीन और एंड के बाद हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। तो यहाँ पे सी लगाना गलत होगा और यहाँ पे आई लगाना गलत होगा। हर और मी जो है करेक्ट यूज है। अब हम बट और एक्सेप्ट का केस देखते हैं। एवरीबडी बट, या फिर एक्सेप्ट भी लगा सकते हो, ही स्लैश हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। सेंटेंस का मतलब पहले आपको समझना होगा। एवरीबडी सब लोग सिवाय उसके, सब लोग सिवाय उसके मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो हम क्या काम कर रहे हैं, हम ही या हिम को एक्सक्लूड कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जो रोल है वो रोल क्या है, वो रोल प्रीपोजिशन का है, रोल प्रीपोजिशन का है। तो जब प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल करते हैं तब इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है एक्सक्लूड करने का। इसका मतलब हिंदी समझिएगा, एवरीबडी बट स्लैश एक्सेप्ट ही हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। सेंटेंस ये करना चाह रहा है कि सब लोग सिवाय उसके मीटिंग में मौजूद थे। तो अगर आपको एक्सक्लूड करने का सेंस देना हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये प्रीपोजिशन की तरह काम करता है और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे ही का इस्तेमाल करना गलत होगा, हिम का इस्तेमाल करना उचित होगा। तो एवरीबडी बट या स्लैश एक्सेप्ट हिम वॉज प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। समझ में आई बात। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल इसका आप देखना चाहोगे, इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहोगे कब ये कनेक्टर की तरह काम कर रहा है। जैसे लास्ट एग्जाम्पल देखो, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा, बट ही कुड नॉट एस्केप, लेकिन वो भाग नहीं सका। तो दो विरोधाभासी बात होती है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि जो अपोजिट बातों को एक साथ जोड़ रहे हैं। वो तेज दौड़ा तो उसे भाग जाना चाहिए, लेकिन तेज दौड़ने के बावजूद भी वो भाग नहीं पाया, वो बच के निकल नहीं पाया। तो तेज दौड़ना ये बात को कन्वे करता है कि भैया उस हिसाब से उसको बच के निकल जाना चाहिए, पर वो नहीं निकल पाया, और नहीं निकल पाया तो मतलब पकड़ा गया। तो इस केस में दो बातों को आप जोड़ रहे हो। वो तेज दौड़ा, वो एस्केप नहीं कर पाया, दो विरोधाभासी बातों को आप जोड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो कनेक्टर आप लगाते हो दोनों बातों को जोड़ने के लिए, वो आप बट लगाते हो। तो बट का काम होता है एज ए कनेक्टर, ये दो चीज़ों को जोड़ता है, दो विरोधाभासी बातों को जोड़ता है या दो अपोजिट चीज़ों को ये जोड़ता है। तो यहाँ पे एक कंजंक्शन है। अब यहाँ पे जब कंजंक्शन है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने जो प्रोनाउन लिया है वो लिया है ही, जबकि यहाँ पे हमने बट के बाद जो लिया है वो लिया हिम। तो कंजंक्शन की तरह काम करेगा तो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये अलग बात है, ये अलग बात है। दो अलग अलग क्लॉजेज को यहाँ पे बट जोड़ रहा है एज ए कंजंक्शन। बट जब प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा तभी आपको ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेना है। ऐसा नहीं कि वो कंजंक्शन की तरह काम कर रहा और आपने ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया। तो इस चीज की सावधानी आपको बरतनी है। जैसे डी है, ही लाफ्ड एट मी या फिर आई। अब देखो एट क्या है आपका प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लेता है। तो यहाँ पे आई का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। जैसे एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही या हिम, सबने पार्टी अटेंड किया सिवाय उसके। तो यहां पे जब आप एक्सेप्ट लगा रहे हो तो एक्सक्लूड करने के सेंस में लगा रहे हो। तो यहां पे ही का इस्तेमाल गलत है, हिम का इस्तेमाल करना सही है। एक्सेप्ट की जगह आप यहां पे बट भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों सेम ही मीनिंग कन्वे करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है लेट को लेके। एक्सेप्ट के बहुत कम चांसेस होता है देखने को मिले, और अगला जो होता है वो बिटवीन और एंड को लेके आता है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। बट के आने के फुल चांसेस है, क्योंकि बट पे तो यार आएगा तभी तो कंफ्यूज होगे, तभी तो पेपर अच्छा बनेगा। क्योंकि आपको बट के साथ ये पहचानना होगा ये प्रीपोजिशन है या कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन होगा तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे, कंजंक्शन होगा तो आप इस्तेमाल करोगे इस तरीके से, आपको सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा। और जब ये प्रीपोजिशन होगा तो आप इस्तेमाल क्या करोगे, आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे। अब रूल नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो प्रोनाउन और आने वाला जो चैप्टर है एग्जेक्टिव, उसका मिक्स कंसेप्ट है। एग्जेक्टिव के चैप्टर में जब आप पहुंचोगे तो मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे थोड़ी उसकी समरी दे दूँ क्योंकि इस चैप्टर में भी वो इस्तेमाल होने वाला है।
जब आप एग्जेक्टिव के चैप्टर में जाते हो तब आपको पता चलता है कि किसी दो पर्सन की क्वालिटी कंपेयर करनी पड़ती है, या कई बार क्या होता है एक ही पर्सन की दो क्वालिटी कंपेयर करनी पड़ती है। ये बताना पड़ता है कि कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन कम अच्छा है, बराबर अच्छे हैं या सबसे अच्छा है। इस तरीके का क्वालिटी का कंपैरिजन चलता है। तो उसका जो कंसेप्ट है ना वो थोड़ा सा प्रोनाउन के चैप्टर में उसका यूज केस है। सो पहले आप ऐसे अंडरस्टैंड करो, एग्जेक्टिव के चैप्टर में ये डिटेल में हम लोग चलेंगे, लेकिन इसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो कि एग्जेक्टिव के चैप्टर में जब आप जाओगे तब आपको ये पता चलेगा कि एक कंपेयर करते वक्त एक बात ये आएगी कि दो नाउन होगा, इन दोनों नाउन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जेक्टिव होगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। एग्जेक्टिव के चैप्टर में कंसेप्ट सिखाया जाएगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि दो नाउन है, नाउन N1 नाउन N2, इनका जो है एक एग्जेक्टिव है, मतलब इनकी एक क्वालिटी है, उसी एक क्वालिटी को कंपेयर किया जा रहा है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि N1 जो है वो फास्ट दौड़ते हैं और N2 भी फास्ट दौड़ता है, तो N1 और N2 का फास्ट दौड़ना एक क्वालिटी है। तो कई बार आप देखोगे तो सेंटेंस में ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि N1 उतना तेज दौड़ता है जितना कि N2। N1 N2 यहाँ नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बार आप देखोगे ये बोला जाएगा कि N1 N2 से ज़्यादा तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ना क्वालिटी है। कई बार इसका दूसरा टाइप मिलता है जिसमें ये होता है कि नाउन आपका एक होता है और जो इसके एग्जेक्टिव होते हैं दो होते हैं। इसके एग्जेक्टिव जो होते हैं वो दो होते हैं, ये 1 ले लो, ये 2 ले लो। तो कई बार इनके बीच में कंपेयर किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं ईमानदार होने से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तो बुद्धिमान होना और ईमानदार होना मेरी दो क्वालिटी है, लेकिन मैं बुद्धिमान ज़्यादा हूँ ईमानदार होने से। तो ऐसे केस में ये दो केस बनता है एग्जेक्टिव में। तो जो ये वाला केस बनता है इसमें तो यार प्रोनाउन का कोई यूज केस नहीं है, लेकिन ये वाला जो केस है ना, इस वाले केस में प्रोनाउन का बहुत बड़ा यूज केस है। अगर आप कंपेयर करते वक्त नाउन को सेंटेंस के अंदर रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन डालना चालू करते हो ना, तो आपको यह समझना होता है कि उनका यूज केस सही होना चाहिए। इसी चीज से रिलेटेड एक बात मैं जनरल बात बोलता हूं, जब हम कंपैरिजन करते हैं, ये गोल्डन रूल याद रखिएगा, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हम सिमिलर चीज़ों में करते हैं। जैसे हम आम का इमली के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन फल का फल के साथ कर सकते हैं। मेरी हाथ का कंपैरिजन किसी दूसरे के हाथ से कर सकते हो, मेरी आंख का कंपैरिजन दूसरे के किसी आंख से कर सकते हो कि मेरी आंख ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी आंख कम खूबसूरत है। लेकिन मेरी आंख का कंपैरिजन अपने आप पैर के जूते से नहीं कर सकते हो, मतलब इसमें कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। तो एक गोल्डन रूल याद रखना है कि जब भी आप कंपेयर करते हो, कंपेयर हमेशा सिमिलर चीज़ों में किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटीज़ को चेक किया जा सके, कौन बेहतर है कौन बेहतर नहीं है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो एक कंसेप्ट ये पढ़ना है कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है, और पॉजेसिव केस का कंपैरिजन पॉजेसिव केस के साथ किया जाता है। यही सिंपल सा काम है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं इस बात को समझाने के लिए कि ये आपके क्वेश्चन में कैसे रखा जाता है। जैसे मैं बोलूं राम रन्स एज फास्ट एज सीता। समझ में आई बात? जब हमने लिखा यहां पे देखना, तेज दौड़ना सीता और राम दोनों की क्वालिटी है, लेकिन राम उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि सीता। राम उतना ही तेज दौड़ता है जितना कि सीता। अब यहां पे एक चीज समझिए कि जब तक ये नाउन है, जैसे हमने राम रखा है और सीता रखा है यहां पे, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को अगर मैं कुछ प्रोनाउन में बदल दूं, राम की जगह मैं लिखूं ही या फिर स्लैश हिम, बात को समझिएगा, ही या स्लैश हिम, और सीता की जगह अगर मैं पूछूं कि अगर मुझे इसे रिप्लेस करना है तो सी या फिर हर, तो एक कंसेप्ट जो हम पढ़ के आते हैं वो पढ़ के ये आते हैं कि वर्ब के बाद हमेशा हम ऑब्जेक्ट रखते हैं और वर्ब के पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। तो उस मेथड के हिसाब से क्या होगा, ये हमारा वर्ब है, इस वर्ब के हिसाब से हम इधर ही रखेंगे और इधर जो रखेंगे वो रखेंगे हर, और यहाँ पे गलती हो जाती है, यहाँ पे गलती हो जाती है। इसी वजह से ये कंसेप्ट आपको अलग से पढ़ाया जा रहा है ताकि आप बात को समझ पाए। अब जैसे बात ये हो रही है आपका कंपैरिजन कैसे हो रहा है, नाउन 1 एंड नाउन 2। नाउन 1 और नाउन 2 है और इनकी एक क्वालिटी है, ये एक एग्जेक्टिव है। तो N1 और N2 का कंपैरिजन हो रहा है उनकी एक क्वालिटी को लेके। तो ऐसे केस में जब आप कंपेयर करते हो तो आपको ध्यान रखना होता है कि ये और ये जो है ना वो दोनों
सेम फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्टिव केस में है तो ये भी सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, ये अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करते हो, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करते हो। तो यहां पे जो होगा वो ही होगा और यहां पे जो होगा इस्तेमाल होगा वो सी होगा। हर का इस्तेमाल करना यहां पे गलत होगा और हिम का इस्तेमाल करना यहां पे गलत होगा। अब ये जो चीज है ना, ये सिंपल सा एक रूल है कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ और पजेसिव केस का पजेसिव केस के साथ। अब देखो कैसे एग्जाम्पल में इसको अंडरस्टैंड करोगे। जैसे सामने लिखा है ही इज फास्ट, ही इज, यहां एज लगा लेना, ही इज एज फास्ट एज आई स्लैश मी। अब मैं पूछूं, यहां पे हम बात कह रहे हैं कि वह उतना ही फास्ट दौड़ता है जितना कि मैं, मेरे और उसके दौड़ने में कंपैरिजन हो रहा है। तो ही यहां पे सब्जेक्टिव केस में है, तो यहां पे आप आई लगाओगे या मी लगाओगे, तो मी का यूज केस जो होगा वो यहां गलत होगा। आई रन फास्टर देन हिम या फिर ही, मैं उससे ज्यादा तेज दौड़ता हूं। तो तेज दौड़ना ये क्वालिटी है, कंपेयर हो रही है मेरी और उसकी। ऐसे केस में मैं ज्यादा तेज दौड़ता हूं, यहां मैंने सब्जेक्टिव केस लिया हुआ है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन जो होगा वो सब्जेक्ट के साथ होगा, ना कि ऑब्जेक्ट के साथ होगा। तो एग्जामिनेशन में जो गलती होती है ये कि हम ही की जगह कई बार हम हिम इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि हम ये पढ़ के आए होते हैं कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि जब आप कंपेयर कर रहे होते तो कंपेयर करते वक्त यह सावधानी बरतनी होती है। जैसे मैं ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट कंपैरिजन के कुछ एग्जांपल लेता हूं। जैसे आई नो, मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं, यू एज मच एज हिम। तो एक तो मेरे जानने की क्वालिटी है, मैं जानता हूं। अब मैं जानता हूं, एक बात समझिए, मैं जानता हूं तुम्हें और उसे दोनों को, मैं जानता हूं तुम्हें और उसे दोनों को। तो यहां पे जो कंपैरिजन हो रहा है, देखो यू को और हिम को, हिम के बीच में हो रहा है। कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? इन दोनों के बीच में हो रहा है। मैं जानता हूं, ये एक अलग बात हो गई। किसे जानते हैं हम? हिम को भी जानते हैं, हम यू को भी जानते हैं। तो यू जो है यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये नो के बाद आया है, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। तो जब इसके और इसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो आई नो यू एज मैच हिम, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में है, यहां पे ही लगाना गलत होगा। इसके बाद देखिए ही नोज देम बेटर देन आई स्लैश मी, ही नोज देम बेटर देन आई स्लैश मी। यहां पे देखो आई या फिर मी दोनों सही होता है, क्योंकि इस सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है जिसमें आप सब्जेक्ट को भी कंपेयर कर सकते हो और ऑब्जेक्ट को भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे मैं इसका थोड़ा सा एलैबोरेशन लिखता हूं जो आपको और सही से इनसाइट देगा इस क्वेश्चन का। ही नोज देम, ही नोज देम बेटर देन आई, और ही नोज देम, ही नोज देम बेटर देन मी। ये दो हमने इसका एग्जाम्पल को एक्सपैंड करके लिख दिया। अब इसमें अंडरस्टैंड करो, जैसे इसका मतलब क्या निकलेगा। ही नोज देम बेटर देन आई, ही नोज देम बेटर देन आई। अब यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है कि ये एक अकेला पर्सन है जिसको मैं भी जानता हूं, जिसको वो भी जानता है, जिसको मैं भी जानता हूं। मैं दोनों लोग देम को जानता हूं, लेकिन वो मेरे से ज्यादा बेहतर जानता है। तो यहां पे कौन बेहतर जान रहा है? मतलब कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? ही और आई के बीच में। जानना दोनों की क्वालिटी है, दोनों लोग जानते हैं, लेकिन ही मेरे से बेहतर जानता है उसको। यहां पे एक बंदा है जिसको दो लोग जानते हैं, यहां पे एक बंदा है जिसको दो लोग जानते हैं। तो ऐसे केस में आप सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करते हो, ये सेंटेंस करेक्ट है। अब इस वाले एग्जांपल में देख ला, ही नोज देम बेटर देन मी, ही नोज देम बेटर देन मी। इसका मतलब ये हो गया कि वो जानता है, वो मुझको भी जानता है, वो उसको भी जानता है, लेकिन मेरे से बेहतर उसको जानता है। तो इसमें जो जानता है वो सिर्फ ही जानता है, ही हमको भी जानता है, ही उसको भी जानता है, लेकिन वो उसको मेरे से बेहतर जानता है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है। यहां पे आप देम का कंपेयर कर रहे हो मी के साथ, यहां पे ही का कंपैरिजन कर रहे हो आई के साथ। ये सावधानी आपको बरतनी रहती है। और वैसे ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चाहे आप चाहे आई लगाओ चाहे मी लगाओ, दोनों यूज केस इसका सही होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनाएगा? आई भी लगेगा तो भी सही है, मी भी लगेगा तो भी सही है। तो ये जो चीज है वो जानकारी के लिए, ये जो चीज है वो जानकारी के लिए। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन बना था आपके एग्जाम में, वो एक क्वेश्चन ये बना था, जैसे एक एग्जाम्पल है, ही लाइक्स मैथमेटिक्स मोर देन फिजिक्स। ये आप एग्जेक्टिव के चैप्टर में जाके सीखोगे, क्योंकि यहाँ पे मतलब प्रोनाउंस इसका कोई लेना देना नहीं है। ही लाइक्स मैथमेटिक्स मोर देन फिजिक्स। यहाँ पे कंपेयर देखो कैसे हो रहा है। जैसे वो पसंद करता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट है, दोनों भाषा है।
तो मैथ्स को ज़्यादा पसंद करता है फिजिक्स। मतलब दो भाषाएं हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश दो भाषाएं होती है, तो कुछ लोग इंग्लिश ज़्यादा पसंद करते हैं हिंदी के ऊपर। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि वो फिजिक्स से ऊपर मैथमेटिक्स भाषा को पसंद करता है। इसी से मिलता हुआ एक एग्जाम्पल आया था आपके एग्जाम में, ही लाइक्स मैथमेटिक्स मोर देन लिंग्विस्टिक्स। ही लाइक्स मैथमेटिक्स मोर देन लिंग्विस्टिक्स। तो अगर किसी ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सही से पढ़ रखा है तो उसे एक बात ये पता होगा, लिंग्विस्टिक्स का जो मतलब होता है वो मतलब होता है भाषाविद। भाषा की जानकारी रखने वाले को भाषाविद बोलते हैं, और ये पर्सन होता है, ये पर्सन हो गया। अब बात समझिएगा, अब यहाँ पे एक गोल्डन रूल बताया कि जो कंपैरिजन होता है वो सिमिलर चीजों में होता है। मैथमेटिक्स का कंपैरिजन आप पर्सन से कैसे कर सकते हो, ये भाषा है ये पर्सन है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। तो इस सेंटेंस को आपको करेक्ट करना होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं चाय पीना पसंद करता हूं, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। मैं चाय पीना पसंद करता हूं, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। अब देखो, चाय और क्रिकेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन पसंद मैं दोनों करता हूं। तो मैं ये सेंटेंस बोल सकता हूं कि मैं चाय पीना ज्यादा पसंद करता हूं क्रिकेट खेलने से। तो ऐसे केस में आपको दोनों जो एक्शन है वो कंप्लीट लिखना पड़ेगा, फिर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को जब आप करेक्ट करोगे तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ही लाइक मैथमेटिक्स मोर देन ही लाइक्स लिंग्विस्टिक्स। तो यहां पे ही लाइक्स पूरा का पूरा एक्शन मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होता है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और पॉजिटिव केस का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे माई हाउस इज बिगर देन योर्स, ये ऐसे लिख के आता है, तो आपको अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे माई हाउस इज बिगर देन योर्स, तो जब योर्स हम लिखते हैं ना, तो यहां पे देखो, यहां पे कंपेयर कर रहे हो मेरे घर का कंपेयर कर रहे हो योर्स के साथ। अब यहाँ योर्स का जो मतलब होता है वो मतलब होता है योर प्लस हाउस, क्योंकि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसके अंदर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों छुपा होता है। तो यहाँ पे माई हाउस का कंपैरिजन योर हाउस के साथ कर रहे हो। अगर मान लो मैंने योर्स की जगह योर लिख दिया, सिंपली योर की जगह सिर्फ सिंपली योर लिख दिया, या फिर हमने यहाँ पे यू लिख दिया, या फिर मैंने यहाँ पे हिम लिख दिया, या फिर यहाँ पे हमने कुछ ही लिख दिया, तो क्या ये सही होगा? क्या कंपैरिजन ये सही से हो पाएगा? नहीं, कंपैरिजन सही से नहीं हो पाएगा। वैसे जो कंपैरिजन का ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन आपके एग्जेक्टिव के चैप्टर में ज्यादा गहराई में चलेंगे। यहाँ पे जो चीज है वो ये वाला जो यूज केस है, वो यूज केस आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मतलब सब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करते हो तो ऑब्जेक्टिव केस इधर पे लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मी लिख के आ जाएगा, यहाँ पे हिम लिख के आ जाएगा, वो आपको पहचानना होगा। जैसे एग्जाम्पल और देखते हैं, योर हाउस इज बिगर देन माइन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे योर हाउस इज बिगर देन माई हाउस। माइन का मतलब है माई हाउस। माइन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी छुपा रहता है माई हाउस। तो इस तरीके से जब सेंटेंस लिख के आता है तो सेंटेंस करेक्ट होता है, इसके अंदर ऑलरेडी माई हाउस छुपा हुआ है। तो मतलब जो कंपेयर कर रहे हो योर हाउस का माई हाउस के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको थोड़ा सा आपको सावधानी से देखना रहता है। और कंपैरिजन का जो ज्यादातर क्वेश्चन बनता है वो एग्जेक्टिव के चैप्टर में डिटेल में हम लोग पढ़ाएंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें प्रोनाउन का यूज केस नहीं रहता है, लेकिन हाँ ये कंसेप्ट का रहता है कि सिमिलर चीजों में कंपैरिजन किया जाता है, और ऐसी जो चीजें जो सिमिलर नहीं है उनके बीच में आपस में कंपैरिजन नहीं किया जाता है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे और रूल नंबर 05 के अंदर पढ़ेंगे। एक तो हम इट का यूज केस देखेंगे। इट का यूज केस थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि एग्जाम में इट के यूज केस को लेके थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन आता है। अच्छा, जब इट आपको पढ़ाया जाता है एज ए प्रोनाउन तो आपको एक चीज़ बताया जाता है कि ये नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नॉन लिविंग थिंग के अलावा ये एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है। इन्फेंट का मतलब होता है छोटे बच्चे, जिसमें हम जेंडर पहचान ना पाए। और इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इनके लिए एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हम इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई सा भी एग्जाम्पल ले ले, जैसे हम बोलें इट इज अ डॉग, इट इज ए डॉग। हम यहाँ पे डॉग को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि हम इट का इस्तेमाल करके हम इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी चीज को। तो इट इज ए डॉग, इट इज ए बेबी, इट इज ए बेबी। अब यहाँ पे आपको पता नहीं है मेल या फीमेल है, पर छोटे बच्चे, इन्फेंट मतलब छोटा बच्चा होता है। तो एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आप इसका इस्तेमाल करते हो। जैसे कुछ सेंटेंसेस में इसका यूज केस देखो, जैसे इंग्लैंड इज ए डेवलप्ड कंट्री। अब ये देश है, ये नॉन लिविंग थिंग है। इट इज ए सुपर पावर, इसके लिए आपने क्या काम किया? आपने प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया है वो इट इस्तेमाल किया है। और इट का जो प्लूरल होता है, इट का प्लूरल होता है दे। इट का जो प्लूरल होता है दे। अगर ये प्लूरल वर्जन में अगर सब्जेक्ट इस्तेमाल हो, जैसे श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर डेवलप्ड कंट्री, अगर इसके लिए अब श्रीलंका और पाकिस्तान अगर हमने दो देश जोड़ दिया है तो अब ये प्लूरल हो गया। तो प्लूरल के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो दे इस्तेमाल करेंगे। दे आर फेसिंग इंटरनल टेररिज्म।
ये जो चीज होता है ये तो सब लोग जानते हो। कुछ और चीजें होती है जो आपको अंडरस्टैंड करनी होती है इसका क्रिटिकल कंसेप्ट समझने से पहले। जैसे इट जो है आपका टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, इट वेदर के लिए इस्तेमाल होता है, इट टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है, इट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज विंटर, इट इज मॉर्निंग, इट इज 6 o'clock, इट इज मंडे, इट इज मार्च, ये सब आता है। इट एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं? नहीं। इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दो इसके क्रिटिकल यूज केस है जो आपको हमेशा याद रखना होगा। एक तो ये यूज केस है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। इन सेंटेंसेस को जरा ध्यान से देखिए। जैसे एक सेंटेंस लिखा है बीइंग इल आई कुड नॉट कम, इसका हिंदी मतलब हो गया बीमार होने के नाते मैं नहीं आ सका। बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट कम, बारिश होने की वजह से, बरसात का दिन होने की वजह से मैं नहीं आ सका। बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट ऑल स्विच, बहुत अंधेरा होने की वजह से जो विजिटर्स है वो लोकेट नहीं कर पाए सारे के सारे स्विचेस को। बीइंग ए रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, बारिश वाला दिन होने की वजह से हम बाहर नहीं जा पाए। बीइंग वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, बहुत कोल्ड होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा पाया मॉर्निंग वॉक के लिए। बीइंग ऑक्यूपाइड विथ वर्क फादर हैड नो टाइम टू सी अस, काम में बिजी होने की वजह से पिताजी को समय नहीं मिल पाया हमें देख सके ताकि वो। इस तरीके के सेंटेंसेस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इनमें से कुछ सेंटेंसेस करेक्ट है और कुछ सेंटेंसेस इनकरेक्ट है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो स्ट्रक्चर है सबका स्ट्रक्चर तो सेम ही है। अगर आप इनिशियल पैटर्न देखें, बीइंग इल, बीइंग ए रेनी डे, बीइंग वेरी डार्क, बीइंग ए रेनी डे, बीइंग वेरी कोल्ड, बीइंग ऑक्यूपाइड विथ वर्क, तो स्ट्रक्चर तो सबका सेम ही है। अगर स्ट्रक्चर सेम है तो इसमें से कुछ सेंटेंसेस सही हैं, कुछ सेंटेंसेस गलत क्यों हैं। एक बात आपको समझना है कि जब आप इस तरीके का स्ट्रक्चर रखते हो या फिर बीइंग से आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कैसे होते हैं? जैसे हमने बोला कि बीइंग इल, एक पार्ट ये हो गया, आई कुड नॉट कम दूसरा पार्ट हो गया। बीइंग ए रेनी डे एक पार्ट हो गया, आई कुड नॉट कम ये दूसरा पार्ट हो गया। बीइंग वेरी डार्क एक पार्ट हो गया, द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट ऑल द स्विचेस ये दूसरा पार्ट हो गया। बीइंग ए रेनी डे एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। यहां पे आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी होती है कि जब इस तरीके का सेंटेंस हो जिसके दो पार्ट हो तो उसमें आपको ये देखना होता है कि जो पहले वाला एक्शन है या पहले वाली जो अवस्था है और जो दूसरी वाली बात है, दोनों बातों का जो डूअर है वो सेम है कि नहीं, दोनों बातों का सब्जेक्ट सेम है कि नहीं। जैसे मैं बोलूं बीइंग इल आई कुड नॉट कम, बीमार होने के नाते मैं नहीं आ पाया, तो मैं ही बीमार था, मैं ही नहीं आया, मतलब दोनों का डूअर मैं हूं। तो जब दोनों का डूअर सेम होता है तो ये स्ट्रक्चर करेक्ट होता है। पर अगर दोनों का डूअर अगर सेम ना हो तब आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे एग्जाम्पल दूसरा है बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट कम, बारिश होने की वजह से मैं नहीं आ पाया। तो बारिश होना अलग बात हो गई, मैं नहीं आया अलग हो गया। मैं बारिश होने का डूअर तो नहीं हो सकता, मैं बारिश होने का सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। बारिश आपका क्या है? ये आपका वेदर है। वेदर के लिए जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल करते हो इट। तो यहां पे आपको वेदर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इट बीइंग ए रेनी डे, आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करके सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। बस यही सिंपल सा लॉजिक होता है। एक बार आप समझ गए तो सब कुछ ठीक है। इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट कम। अब ये बात अगर एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 से समझ में आ गई हो तो बाकी के चारों एग्जाम्पल पे इसको अप्लाई करते हैं। जैसे बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट ऑल स्विच। देखो डार्क होना अलग बात हो गई, विजिटर्स इसका डूअर नहीं हो सकता है। तो इट बीइंग वेरी डार्क द विजिटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू लोकेट ऑल स्विचेस, क्योंकि डार्क होने का विजिटर से कोई लेना देना नहीं, इसका डूअर कभी भी आपका क्या है? विजिटर्स नहीं हो सकता। बीइंग ए रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, यहां पे आपको फिर से इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। बीइंग वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक, फिर से आपको यहां पे इट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इट बीइंग वेरी कोल्ड आई कुड नॉट गो आउट फॉर ए मॉर्निंग वॉक। लेकिन लास्ट एग्जांपल देखिए, बीइंग ऑक्यूपाइड विथ वर्क फादर हैड नो टाइम टू सी अस। देखो पापा ही नहीं आए और पापा ही ऑक्यूपाइड थे काम में, पापा ही काम में ऑक्यूपाइड थे और पापा ही नहीं आए। तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 6, इन दोनों में आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी चारों एग्जाम्पल में आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट लेने की जरूरत है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि दो अगर सेंटेंस के हिस्से हैं, दो सेंटेंस के अगर हिस्से हैं, दोनों का डूअर या फिर सब्जेक्ट, दोनों का डूअर या सब्जेक्ट अगर सेम होता है,
अगर सेम होता है तो इट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दोनों पार्ट का जो डूअर है या सब्जेक्ट है, अगर ये सेम नहीं होता है, तो आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट लेने की ज़रूरत है। ये बात आपको याद रखना है, बहुत सिंपल सी बात है। अब इसके बाद एग्ज़ाम में एक यूज केस बहुत आता है, जो आपको अंडरस्टैंड करना है। ये रूल नंबर 5 के हिसाब से है और अक्सर करके आप एग्ज़ाम में देखोगे। एक आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कई बार आप देखोगे इट के बाद आपको बी फॉर्म का वर्ब मिलेगा। जब बात करते हैं बी फॉर्म का वर्ब, इसका ये मतलब होता है इज, आर, एम, वॉज एंड वर। बी, बीइंग और बीन, ये तीन और होते हैं, बी, बीन और बीन। जब ये होता है, खास करके आपको जो ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में बहुत आएगा। इट के साथ ये जब लगा हो, इट एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ हो किसी सेंटेंस के अंदर, जब भी आपको इज, आर, एम, वॉज, वर देखने को मिले, तो आपको अंडरस्टैंड करना होता है। इसके बाद आप सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। और ये सब्जेक्टिव केस कब इस्तेमाल करोगे और ऑब्जेक्टिव केस कब इस्तेमाल करोगे, आपको अंडरस्टैंड करना होगा। सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करने के लिए देखोगे कि जैसे लिखा है इट इज आई स्लैश मी हु एम टू ब्लेम। एक ये सेंटेंस लिखा हुआ है जहां पे आपको देखना है, और इसका छोटा से छोटा जो तरीका होता है पहचानने का, वो देखना पड़ेगा। इट के साथ आपको मिलेगा जो है बी फॉर्म का वर्ब, फिर मिलेगा यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस, फिर मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव केस, दोनों मिल सकता है। इसके बाद मिलेगा हु, या इसके बाद मिलेगा हुम, और इसके बाद जो मिलेगा वो दैट मिलेगा। तीन बातें मिलती है, हु मिल सकता है, हुम मिल सकता है, या फिर दैट मिल सकता है। ये स्ट्रक्चर आपको मिल सकता है। तो जब हु मिले आपको, तो ऐसे केस में आप याद रख लो, ऐसे केस में जो आप लगाओगे हु अगर आपको मिल रहा है स्ट्रक्चर में, तो जो इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करोगे सब्जेक्टिव केस। अगर आपको हुम मिलता है तो उसके पहले जो इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करो ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर यहीं कहीं गलती से आपको दैट मिल गया, तो दैट के केस में आप ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। दोनों जो यूज केस होता है वो सही होता है। जैसे एग्जांपल देखो, इट इज आई स्लैश मी हु एम टू ब्लेम। इट इज आई स्लैश मी हु एम टू ब्लेम। अब यहाँ पे देखो हु का इस्तेमाल किया है और स्ट्रक्चर जो है इट के बाद इज लगा हुआ है, आई या फिर मी इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हु दिया हो तो आप मी का इस्तेमाल नहीं करते हो, फिर आई का इस्तेमाल करते हो। इट वॉज ही हु मेड दिस मिस्टेक। इट वॉज ही, अगर मैं यहाँ पे पूछूं, अगर हिम लगा दूं और पूछूं कि ही सही है या हिम सही है, तो आप कैसे पहचानोगे? ये हु देख के पहचानोगे। हु के बाद जो है ही आता है, हिम नहीं आता है। इट इज मी हु हेल्प देम, तो यहाँ पे मी का इस्तेमाल गलत होगा क्योंकि हु लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो आपको इस्तेमाल करना होगा वो आई इस्तेमाल करना होगा। इट इज आई whom they helped there। अब यहाँ पे whom इस्तेमाल है, तो यहाँ पे आई का इस्तेमाल गलत है। यहाँ पे जो इस्तेमाल करना पड़ेगा वो मी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट इज मी whom they helped there। इट वॉज सी दैट यू ट्रस्टेड मोस्ट। अब अगर दैट दिया हुआ है तो सब्जेक्टिव केस हो या फिर ऑब्जेक्टिव केस हो। जैसे दैट दिया हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस में, इट वॉज ऑलवेज हिम दैट ट्रस्टेड यू मोस्ट, तो ऐसे केस में चाहे हिम का इस्तेमाल हो चाहे ही का इस्तेमाल हो, सब ओके है। तो ध्यान रखना है आपको, छोटा सा ट्रिक है कि अगर हु आएगा तो सब्जेक्टिव केस, हुम आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, दैट आएगा तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, दोनों सही होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक समझना है कि एग्जाम में इनमें से कौन सा यूज केस सबसे ज्यादा आता है। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा यूज केस बनाया जाता है वो हु वाला यूज केस बनाया जाता है। हु वाला यूज केस बनाया जाता है, मतलब आपके एग्जाम में ज्यादातर जो आता है वो इस तरीके से आता है, इट इज मी, तो आपको इसको बदलना होता है इट इज आई में। आगे जो स्ट्रक्चर दिया रहता है वो देखोगे आपको स्ट्रक्चर यही दिया रहता है। तो एक चीज जो आप याद रख सकते हो कि जब भी एग्जामिनेशन में इट से सेंटेंस स्टार्ट हो, हमेशा यहाँ पे देखना। अगर बात भूल जाना तो हमेशा यहाँ पे देखना, यहाँ गलती से ऑब्जेक्टिव केस ना मिल जाए।
अब अगर आपने इस पूरे पैटर्न को सीख लिया है तो इसके बाद आप ध्यान दे सकते हो कि हु आया है कि हुम आया या दैट आया है। हु आया है तो आप सब्जेक्टिव केस लोगे, हुम आया तो ऑब्जेक्टिव केस, दैट आया है तो सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस होगा तो भी सही होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो भी सही होगा। इसके बाद एक और प्रोनाउन है जो पढ़ना है, जो डिटेल में, पजेसिव प्रोनाउन। इसके जो यूज केसेस हैं वो यूज केसेस थोड़े से डेप्थ तक पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत इजी है यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट अगले चैप्टरों का इसमें मिक्स हो जाता है तो थोड़ा सा डाइसीपन आ जाता है। और किताब रीड करते करते अपनी तैयारी के दौरान मैंने इसे बहुत रटा, मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ये क्यों होता है, पर आज मैं आपको सिखा के जाऊंगा ये क्यों होता है, ताकि आप इसके बाद भूलो नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं पोजेसिव प्रोनाउन, तो पोजेसिव प्रोनाउन का यूज केस पैसे आपको समझना होगा कि पोजेसिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो सिंपल सा फंडा है, पजेसिव प्रोनाउन में होता क्या है। पजेसिव प्रोनाउन में आपको पता है पजेसिव एग्जेक्टिव होता है प्लस नाउन दोनों होता है। तो ये इस पूरी चीज को रिप्लेस करके लगाया जाता है। जब ये पूरी चीज को रिप्लेस करके लगाया जाता है तो हमेशा दिमाग में बात चलती है कि इसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पजेसिव प्रोनाउन होता है ना, इसका यूज केस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह, क्योंकि पोजीशन की जगह तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, क्योंकि नाउन को रिप्लेस कर रहे हो। तो आपको देखो, प्रोनाउन आप रिप्लेस किससे करते हो? प्रोनाउन आप नाउन से रिप्लेस करते हो, और नाउन अगर डिस्क्रिप्टिव या फिर पजेसिव के पेज पे आ जाए तो फिर नाउन रह ही नहीं जाता है। तो ऐसे केस में जो ये पूरा का पूरा पजेसिव प्रोनाउन होता है ना, ये कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट की जगह, ये इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट की जगह, और ये इस्तेमाल होता है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की जगह, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है। ये तीन तरीके से इस्तेमाल होता है पजेसिव प्रोनाउन का, बस यही यूज केस है। अब जैसे योर्स इज ए न्यू कार, हम कई बार बोलते हैं, ये अटपटा लग रहा होगा आपको, योर्स इज ए न्यू कार, सर ऐसे कब बोला जाता है? ये सही है, इसका मतलब ये हो गया योर कार इज ए न्यू कार, योर कार इज ए न्यू कार। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, योर कार इज ए न्यू कार, अगर मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपको लगेगा सेंटेंस सही है। अब इसी चीज को आप रिप्लेस कर सकते हो, योर कार को आप योर्स से रिप्लेस कर सकते हो। इसका मतलब ही हो गया योर कार। हर्स इज ए ब्यूटीफुल हाउस, अब इसका मतलब होता है हर हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस। तो इस हर्स में छुपा क्या हुआ है? हर हाउस इज ए ब्यूटीफुल हाउस। तो आप सब्जेक्ट की जगह पे पजेसिव प्रोनाउन को रख सकते हो। इस चीज को समझाने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट की जगह पजेसिव प्रोनाउन को रख सकते हो। सिमिलर वे से आप ऑब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हो। ही हैज लॉस्ट माई बुक्स एज वेल एज योर्स। अब यहां पे देखो, उसने किताबें खो दी, ही लॉस्ट, उसने मेरी किताबें खो दी, एज वेल एज योर्स। अब यहां पे इसका मतलब हो गया योर बुक्स, एज वेल एज योर बुक्स। आपने माई बुक्स को योर बुक्स के साथ जोड़ा है, तो आप माई बुक्स, क्योंकि बुक्स आपने एक बार यहां पे मेंशन कर दिया है, अब यहां पे योर बुक्स लिखोगे तो इसका मतलब हो गया कि बुक्स का रिपीटेशन हो गया। तो इस तरीके के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। सेव योर टाइम एंड माइंड टू। अब यहां पे माइंड का मतलब हो गया माई टाइम। क्या मतलब हो गया? माई टाइम हो गया। अब यहां पे देखो, यहां पे ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है, ही हैज लॉस्ट, और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आप ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर रहे हो ना। सेव योर टाइम एंड माइंड टू, अपना समय बचाओ और हमारा, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। तो माइंड का मतलब हो गया माई टाइम, और ऑब्जेक्ट आप प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल करते हो। आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। अब यहां पे आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। अब यहां पे अगर मैं हर लिखूं, मैं तुम्हारी मदद के ऊपर, अब यहां पे देखो ऐसे तो नहीं कर सकते हो कि मैं प्रेफर करता हूं तुम्हारे ऊपर उसकी मदद, तुम्हारे मदद का उसके मदद के साथ कंपैरिजन कर सकते हो ना। तो यहां पे हर नहीं होना चाहिए, यहां पे हर्ष होना चाहिए। अच्छा, ये यूज केस है जो मतलब ऑब्जेक्ट आप प्रीपोजिशन है, क्योंकि यहां पे देखो प्रीपोजिशन है, इसके ऑब्जेक्ट में आप हर्ष का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन ये कंसेप्ट जो मिक्स है, वो मिक्स किस तरीके से है? ये मिक्स है आपका कंपैरिजन वाला केस। और देखो बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, आई प्रेफर योर हेल्प टू हर, तो पढ़ने में इस सेंटेंस में कुछ यार ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार सेंटेंस में कुछ गलत है। इसका मतलब क्या निकाल लोगे? इसका मतलब निकाल लोगे कि मैं उसकी मदद तुम्हारे ऊपर
प्रेफर करता हूं। पर क्या सही है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि बात ये हो रहा है ना कि जो प्रेफर कर रहे हो, जो कंपेयर कर रहे हो, योर हेल्प की कर रहे हो, तो उसके हेल्प से करोगे। तो यहां पे आपको हेल्प को इसके अंदर डालने के लिए इसका पॉजेसिव प्रोनाउन वाला फॉर्म बना दो, काम हो गया, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ जैसे ही आप जोड़ते हो तो हो जाएगा काम। इसके बाद योर हाउस इज बेटर देन माइन या फिर माई। अब यहां पे फिर से कंपेयर कर रहे हो उसके घर का, और वो मेरे घर से बेहतर होगा, मेरे से थोड़ा बेहतर होगा, उसका घर मेरे से अच्छा कैसे हो सकता है, मेरे घर से अच्छा होगा ना, तो या माई का इस्तेमाल गलत होगा या माइन का इस्तेमाल होगा। तो ये जो चीज है ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है। तो यहां पे देखो ये बेटर देन लिखा हुआ है, देन आपका प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद आप उसके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये इस तरीके से आपका जो होता है प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट की जगह, प्रोनाउन इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट की तरह, और प्रोनाउन जो इस्तेमाल होता है किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह होता है। तो अगर मैं बात कर दूं ऑब्जेक्ट, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। अच्छा, इस पूरी लर्निंग से आप क्या अंडरस्टैंड कर पाए? पॉजेसिव प्रोनाउन आप सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर रहे हो और किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। कहीं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आप मत डाल के रख दीजिए, क्योंकि जब भी आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में या पोजीशन वाली जगह पे आपको इस्तेमाल करना होता है तो अब आप पॉजेसिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो इस बात का खास करके आपको ध्यान रखना होगा, ये थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। तो तीन ही जगह इस्तेमाल कर सकते हो, एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो पॉजेसिव प्रोनाउन का। अब इसमें क्या है ना, इसमें कुछ एक दो छोटे छोटे रूल है जो आपको अंडरस्टैंड करना है। एक छोटे छोटे रूल है जो अंडरस्टैंड करना है, जिसमें बहुत क्रिटिकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने आपको एक बार बताया, जो आपका पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है, जो पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव जो है वो अपने बाद नाउन लेता है। ये जनरल रूल होता है, ये लेता ही लेता है, ये ऐसा है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो आप किसी प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ना है। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसे नाउन लिखे हुए हैं जो अपने साथ पॉजेसिव एग्जेक्टिव नहीं लेते हैं। जैसे लिखा है सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन। ये नाउन आपको याद रखने पड़ेंगे और इन पे बेस्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनाए गए हैं। एग्जाम में सारी बातें नहीं आती, एग्जाम में सिर्फ यही सारी बातें आती हैं, लेकिन इन सारी बातों को याद रखने के लिए भी आपको जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स है ग्रामर के, वो तो आने चाहिए ना, तभी तो ये आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर बाकी बातें नहीं अंडरस्टैंड करते तो ये बात आप याद भी नहीं रख पाओगे, कितना भी रटोगे। ये फंडामेंटल बात है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव के बाद नाउन आएगा, लेकिन इस यूज केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपको इन नाउन के साथ पॉजेसिव एग्जेक्टिव देखने को मिल गया तो उनका स्ट्रक्चर आपको बदलना पड़ेगा। जैसे लिखा है सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट और पार्डन। सेपरेशन का मतलब अलग, लीव का मतलब छुट्टी देना, एक्सक्यूज सब लोग जानते हैं, एक्सक्यूज मत करो, मेंशन करना, पार्डन माफ करना, रिपोर्ट देना। तो ये आप याद रख सकते हो। कितने हैं? 3 3 6 शब्द तो आप मेमोराइज कर ही सकते हो ना, ये करना पड़ेगा आपको, वरना एग्जाम्पल याद रखो, याद रहेगा। जैसे योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी, एट हिज साइड द रॉबर्स फ्लेड, एट हिज साइड योर सेपरेशन इज वेरी पेनफुल टू मी। मैं हिंदी मतलब बताता हूं, तुम्हारा सेपरेशन मेरे लिए बहुत दर्दनाक है। एट हिज साइड द रॉबर्स फ्लेड, उसकी आंख के सामने से जो है लुटेरे भाग गए। आई नीड योर फेवर प्लीज, मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए। शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, वो उसका जो है अलग गाँव जो है सहन नहीं कर पाई। इफ यू वॉन्ट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर। अब यहां पे देखिएगा ये सारे के सारे कैसे आपके नाउन मेंशन है। यहां पे देखिए योर क्या है आपका, पॉजेसिव एग्जेक्टिव है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव के बाद नाउन है, तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उस हिसाब से तो ये करेक्ट होना चाहिए, पर ये करेक्ट नहीं होता। एट हिज साइड, अब यहाँ पे हिज देखो, ये साइड दिया हुआ है, ठीक है, इसमें साइड नहीं है तो ये भी मेंशन कर लो, ये भी मेंशन कर लो एक शब्द और। आई नीड योर फेवर, फेवर यहाँ पे है और योर दिया है पॉजेसिव एग्जेक्टिव। सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, सेपरेशन का एग्जांपल दोबारा है और हिज यहाँ पे पॉजेसिव एग्जेक्टिव दिया है, हिज फेवर। फेवर और सेपरेशन सबसे ज्यादा पूछा गया आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। तो अगर ये इनकरेक्ट है तो इसका करेक्ट वर्जन क्या है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम यू, सेपरेशन फ्रॉम यू इज वेरी पेनफुल टू मी। जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, योर सेपरेशन को हटा के सेपरेशन फ्रॉम यू लिखना पड़ेगा। एट हिज साइट, एट द साइट ऑफ हिम, एट द साइट ऑफ हिम, एट द साइट ऑफ हिम द रॉबर्स प्लेड। तो हिज साइट की जगह आपको इसको जो बदलना पड़ेगा वो कुछ इस तरीके से बदलना पड़ेगा, एट द साइट ऑफ हिम। आई नीड योर फेवर, आई नीड फेवर फ्रॉम यू,
फेवर फ्रॉम यू, सी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन, सी कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम, सेपरेशन फ्रॉम हिम, इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड हिज फेवर, फेवर फ्रॉम हिम, फेवर फ्रॉम हिम। अच्छा, आप इस चीज को याद कैसे रख सकते हो? ये बात तो आपको याद रह जाएगी कि चलो ये अगर हम नाउन एग्जाम में देख लेते हैं और इनके साथ पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ आ जाता है तो हम पहचान जाएंगे कि ये इनकरेक्ट वर्जन है। तो हमने इसे करेक्ट वर्जन में लिख दिया है। अब आपके अंदर लगेगा कि सर करेक्ट वर्जन हम कैसे करेंगे? अच्छा, आपको पैटर्न एनालाइज करना पड़ेगा कि पैटर्न कैसे हो रहा है। जैसे योर सेपरेशन लिखा गया है तो सेपरेशन को पहले आपने डाला है, सेपरेशन को आपने पहले डाला है, फिर आपने एक प्रीपोजिशन लगाया है और फिर आपने क्या काम किया है, और जैसे प्रीपोजिशन लगाते हो तो उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये जो नाउन है, इस नाउन के साथ प्रीपोजिशन के साथ फिर से जो आपने पजेसिव एडजेक्टिव लिया है ना, उसका आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म डाल दीजिए। इतना ही सिंपल। जैसे लिखा है एट हिज साइट, एट द साइट ऑफ हिम। अब यहाँ पे आर्टिकल द का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ऑफ के बाद अगर कुछ लिया हुआ है, अगर ऑफ के बाद कुछ लिया हुआ है तो ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो जाता है। ऐसे केस में आर्टिकल द लगाना पड़ता है। अभी आर्टिकल के चैप्टर में पहुंचोगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे फेवर फ्रॉम यू, सेपरेशन फ्रॉम हिम और फेवर फ्रॉम हिम जो लिखा है, इसमें क्या है? साफ साफ देखो, ये नाउन लिया गया है, नाउन के बाद सुटेबल प्रीपोजिशन लिया गया है और फिर प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है तो ऑब्जेक्टिव केस आपने डाल दिया। जो पजेसिव एडजेक्टिव था उसी का आपने जो है आपने क्या है ऑब्जेक्टिव केस बना के डाल दिया। तो आपको जब इसको करेक्ट करना होता है तो सीधा सीधा यही कनेक्ट करना होता है कि आपको नाउन लेना होता है, नाउन के बाद सुटेबल प्रीपोजिशन लेना होता है। क्या लेना होता है? सुटेबल प्रीपोजिशन लेना होता है। और प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लेना होता है। जब भी इसको करेक्ट वर्जन करना होगा तो आपको ऐसे करना होगा। अगर गलती से ये जो प्रीपोजिशन है सुटेबल प्रीपोजिशन ऑफ होगा तो इस नाउन के पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आया? ये एक छोटा सा पैटर्न है जो आपको याद रखना है और ये बहुत मतलब इतना ही है, इतना ही आपके एग्जाम में आता है। ये काफी डिटेल और इन डेप्थ है, इससे ज्यादा नहीं आता। हमने सारे के सारे शब्द ले लिए हैं जिसके बाहर आपको और शब्दों को तलाश नहीं करना होगा कि इसके अलावा नाउन अगर कुछ और आ गया तो क्या हम सेम पैटर्न लगाएंगे? नहीं, आपको सिर्फ इतना ही 6-7 जो नाउन है इन्हीं को याद रखना है। इसके ज्यादा और याद रखने की जरूरत नहीं, इतने से आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें यार एक जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है। देखो, पजेसिव एडजेक्टिव में एक खास बात क्या होती है कि पजेसिव एडजेक्टिव जो अभी हम बात बोल रहे थे, पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद नाउन लेता है, अपने बाद नाउन लेता है पजेसिव एडजेक्टिव। अब जब आप थोड़ा सा और गहराई में सब्जेक्ट को पढ़ोगे, आप एक चैप्टर पढ़ोगे वर्ब। क्या पढ़ोगे? चैप्टर वर्ब पढ़ोगे तो आप ये देखोगे जैसे आपका नाउन जो होता है, नाउन का जो मेन काम होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करना होता है सेंटेंस के अंदर, लेकिन कई बार वो डिस्क्रिप्टिव रोल प्ले करता है। उसी तरीके से जो वर्ब होता है ना, वो वर्ब का काम एक्शन डिनोट करने का होता है, लेकिन कई बार आप देखोगे वो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करने लगेगा। तो जब हम वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं या फिर यूं कह सकते हो एज ए नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब नाउन की तरह, तो इस केस में जो वर्ब होता है ना अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ता है, तो वो सेमी वर्ब सेमी नाउन की तरह काम करता है। तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म, वर्ब का आईएनजी जो फॉर्म होता है ये आपका सेमी नाउन की तरह काम करता है। आगे के चैप्टर में सीखोगे सेमी नाउन की तरह काम करता है। आगे चल के जो देखोगे वो ये देखोगे कि आर्टिकल अगर इनके पहले जोड़ देते हो, क्या करते हो? आर्टिकल अगर वर्ब के पहले जोड़ देते हो तो ये भी क्या काम करते हैं? ये भी काम करते हैं आपका नाउन की तरह। तो ये दो और तरीका है जिससे आप वर्ब को इस्तेमाल कर सकते हो। एक और तरीका होता है टू प्लस वर्ब की V1 फॉर्म लगाते हो तो ये भी सेमी नाउन की तरह काम करता है। ये बात मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका जो यूज केस है ना वो इससे रिलेटेड है। ये वाला पैटर्न हम यहीं इसी प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो कई बार आप देखोगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको तुरंत वर्ब देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? तुरंत वर्ब देखने को मिलेगा। तो आपको दोनों बातें याद रखनी है। अगर आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ये दोनों बातें एक साथ याद रखनी पड़ेगी। अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है या वर्ब है, मैं दो बातें हैं मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं।
पॉइंट नंबर 1 पहले तो आप ध्यान दीजिएगा। एक ये चीज है कि अगर आपको पॉजिटिव एग्जेक्टिव देखने को मिले, पॉजिटिव एग्जेक्टिव किसी सेंटेंस में किसी प्लेस पे देखने को मिले, इसके बाद इमीडिएटली अगर वर्ब देखने को मिले तो ध्यान रखना ये आईएनजी के फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? आईएनजी, क्योंकि पॉजिटिव एग्जेक्टिव के बाद नाउन चाहिए होता है। पॉजिटिव एग्जेक्टिव के बाद नाउन चाहिए होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेमी नाउन की तरह काम करती है, सेमी नाउन की तरह काम करती है, तभी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल को कंप्लीट कर पाएगा। अगर पॉजिटिव एग्जेक्टिव आप देखते हो तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना बहुत जरूरी होता है, वर्ब की आईएनजी, क्योंकि इस जगह पे ये सेमी नाउन की तरह काम करता है। आगे के चैप्टर में एडवांस वर्ब में पढ़ोगे, इसी को जो बोलते हैं वो बोलते हैं आपके जिरंड। इसको एक अलग से नाम दिया जाता है जिरंड। जिरंड का काम होता है सेमी नाउन और सेमी वर्ब की तरह काम करने का। इसके अलावा मैं दूसरी बात यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूँगा और रटवाना चाहूँगा, यूँ कहो, या समझाना चाहूँगा, जिसको जिस तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई दिख जाए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी हुई मिल जाए और यहाँ पे अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस मिले, ऑब्जेक्टिव केस मिले या फिर कोई और केस अगर मिले, प्रोनाउन का फॉर्म मिले, तो आपको इमीडिएटली इसको पॉजिटिव एग्जेक्टिव में बदल लेना होता है, पॉजिटिव एग्जेक्टिव में बदल लेना होता है। तो कुल मिला के जो स्ट्रक्चर आपको समझना है वो ये समझना है, पॉजिटिव एग्जेक्टिव के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी होती है, तो ये भी आपको चेक करना होता है और ये भी सेंटेंस के अंदर चेक करना होता है। ऊपर के लिखे हुए एग्जाम्पल में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द रेस। मैं कॉन्फिडेंट हूं इस बात को लेकर कि मैं रेस जीत जाऊंगा। यहां पे देखो, विनिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और इसके पहले जो इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है पॉजिटिव एग्जेक्टिव। इसका मतलब यह है कि स्ट्रक्चर जो है वो सही है, स्ट्रक्चर जो है वो सही है। इसके पहले आप देखोगे ये है आपका प्रीपोजिशन ऑफ, और प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट यूनिट, मैंने आपको बताया अप टू 4 कंपोनेंट से बना होके मिल सकता है। तो यहाँ पे जो विनिंग है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म की तरह काम कर रहा है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और इसका ये एग्जेक्टिव है। क्या है इसका ये एग्जेक्टिव है, पॉजिटिव एग्जेक्टिव है। अब इसमें देखो एक खास बात ये होती है जो आगे चल के लर्न करोगे, ये सेमी नाउन है, सेमी वर्ब है। जैसे द रेस आगे लिखा हुआ है ना, इसके लिए वर्ब की तरह काम कर रही है और इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। तो मतलब ये विनिंग जो है ना, ये वर्ब की तरह भी काम कर रही है, नाउन की तरह काम कर रही है। जिरंड का एक चैप्टर है जिसमें आप सेमी नाउन सेमी वर्ब की जो प्रॉपर्टीज है वो डिटेल में पढ़ते हो। यहां जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है कि अगर पॉजिटिव एग्जेक्टिव आया उसके बाद वर्ब है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। सी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ हर डूइंग वेल इन द एग्जामिनेशन। वह इतना विश्वास नहीं है कि वह एग्जाम में अच्छा कर लेगी। अब यहां पे देखो हर लिखा हुआ है, पॉजिटिव एग्जेक्टिव है, और डूइंग लिखा है आईएनजी फॉर्म में। मतलब दोनों जो स्ट्रक्चर है वो सही लिखा हुआ है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सही से लिखा हुआ है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब लास्ट वाला एग्जांपल जरा ध्यान से देखिएगा। सी इज श्योर ऑफ मी माई माइंड हेल्पिंग अदर्स। यहां पे देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि मी लगेगा, माई लगेगा या माइन लगेगा, क्या लगना चाहिए, तो आपको याद होना चाहिए कि वर्ब की आईएनजी के पहले अगर कुछ लगाते हो तो जो लगाते हो वो पॉजिटिव एग्जेक्टिव लगाते हो, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते हो, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया और ये जो आपका हो गया वो क्या हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो गया आपका ये ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव एग्जेक्टिव केस। तो पॉजिटिव एग्जेक्टिव लगाना है आपको वर्ब की आईएनजी के साथ। तो ये दोनों जो चीज है वो पैरेलल चलती है, तो इस बात को आपको खास करके ध्यान रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, इनको देखना, ये एग्जाम के क्वेश्चन है। अनलेस 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership। अब मान लो सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन जो बात हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई, ये देखो आपको ज्वाइनिंग लिखा हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगे, और देख रहे हो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अपना इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और आगे लिखा हुआ है द क्लब, और ये आर्टिकल आ गया और ये आपका नाउन आ गया, तो मतलब इसके लिए वर्ब भी है, तो ये सेमी वर्ब, ये जिरंड का काम कर रहा है। अब यहाँ पे लिखा हिम ज्वाइनिंग, यहाँ पे लिखा हुआ हिम ज्वाइनिंग, सेंटेंस करेक्ट है, सेंटेंस इनकरेक्ट है, सेंटेंस इनकरेक्ट है। ही हिम और इसका पॉजिटिव जो फॉर्म होता है वो हिज होता है, तो हिम ज्वाइनिंग की जगह जो करेक्ट करना पड़ेगा आपको हिज करेक्ट करना पड़ेगा। ये सेंटेंस आया था,
पढ़ने में जब सेंटेंस एग्जामिनेशन में पढ़ते हो तो इसके टोन में कोई फर्क है? टोन तो ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ सही जा रहा है। अनलेस 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership. पढ़ने में टोन में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब इसको कैसे पहचानोगे? इसको यही पहचानने का तरीका है कि वर्ब की आईएनजी उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखो, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। अब यहां पे देखो विनिंग है और लिखा हुआ है मी, क्या सही है? नहीं है। क्या चाहिए आपको? पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, माई विनिंग द कॉन्टेस्ट। अब यहां पे देखिए मैं एक चीज और सिखा दे रहा हूं जो आपको काम आएगा। ये ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, अपना ऑब्जेक्ट लेगा तो ये नाउन की तरह काम करेगा ये ऑफ के लिए, और ये इसका एग्जेक्टिव फॉर्म है। तो जो ऑब्जेक्ट यूनिट है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव से और आपका नाउन से, जो कि जेरेंड है, जो कि सेमी वर्ब की तरह भी काम करेगा, और ये वर्ब की तरह भी काम कर रहा है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इधर पे दिया हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट भी दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक तो नाउन है, दूसरा आर्टिकल है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने बहुत शुरुआती दौर पर पढ़ाया था, ताकि जब भी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया जाए तो आपको पता हो कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो जंप करोगे अगर 20 से तो यार चीज़ें जो खोपड़ी है ना वो खुलेगी नहीं सही से। खोपड़ी खुलने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का दिमाग के अंदर होना बहुत जरूरी है। जैसे तीसरा एग्जांपल है, माय टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। अब यूजिंग लिखा हुआ है और मी लिखा हुआ है, नहीं ये गलत है, ये माई यूजिंग होगा। क्या होगा? माई यूजिंग द कैलकुलेटर। ये एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आता है, और आई होप इस बात को आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि वर्ब की आईएनजी के पहले अगर आप देखते हो तो आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव ढूंढना होता है, और सेम वैसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना होता है अगर वर्ब देखने को मिल गया। ये वाइसा वर्सा एक दूसरे के साथ काम करता है। समझ में आई बात? तो उम्मीद है जो ये रूल है ये आप समझ पाए होंगे, और एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप मक्खन की तरीके से सॉल्व कर पाओगे।